तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ सिरामिक मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज़ और उसका एप्लीकेशंस देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने एस्बेस्टॉस और उसका प्रोजेक्ट्स देखे थे, और उसके बाद हम लोगों ने इंसुलेटिंग गैसेस देखे थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग कुछ और इंसुलेटिंग मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज़ और उसका एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। जिसमें से आप सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग आज देखने वाले हैं इंसुलेटिंग लिक्विड्स का। ठीक है, तो मैं हेडिंग लिख दे रहा हूँ। तो आज हम लोग सबसे पहले किसका प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं, इंसुलेटिंग लिक्विड्स का। ठीक है, मतलब ये इंसुलेटिंग लिक्विड्स मतलब आपका क्या होते हैं, ये कुछ टाइप्स ऑफ लिक्विड्स होते हैं, और ये लिक्विड्स भी आपका क्या होता है, इंसुलेटर जैसा काम करते हैं। ठीक है, तो इस इंसुलेटिंग लिक्विड्स में, तो फिर से आपको बता दे रहा हूँ, इंसुलेटिंग लिक्विड्स मतलब ये लिक्विड होता है, लेकिन ये लिक्विड हमको क्या रहता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल जैसा काम करता है। ठीक है, तो इंसुलेटिंग लिक्विड्स आपका नेचुरली अवेलेबल रहते हैं, या सिंथेटिक होते हैं, या ऑर्गेनिक मतलब प्लांट से लिए रहते हैं, या इनऑर्गेनिक होते हैं, या आपको ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी रहते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल से भी कुछ लिक्विड्स होते हैं, वो भी आपका इंसुलेटर जैसा काम करते हैं। तो इंसुलेटिंग लिक्विड्स आपके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन इसमें मैं सबसे पहले क्या देखने वाला हूँ, इसमें मैं देखने वाला हूँ इंसुलेटिंग लिक्विड्स में एक ऑयल के बारे में देखने वाला हूँ, जो हम लोग इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा जगह यूज़ करते हैं। वो है हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक है, तो इंसुलेटिंग लिक्विड्स में मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल को देखने वाले हम लोग। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर ऑयल ये एक पेट्रोलियम ऑयल है। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर ऑयल जो रहता है, ये आपका पेट्रोलियम का एक बाई प्रोडक्ट होता है। तो ये पेट्रोलियम का ही एक बाई प्रोडक्ट होता है, और इसको ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसका नाम ट्रांसफार्मर ऑयल पड़ा है। तो आज हम लोग क्या करने वाले, ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस पैसे सबसे पहले हम लोग इंसुलेटिंग लिक्विड्स में जाने से पहले, आप इंसुलेटिंग लिक्विड्स को सिर्फ और सिर्फ इंसुलेशन के लिए ही यूज़ करते हैं या कहीं और भी यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको जानना है। तो आप एक चीज़ याद रखिए, इंसुलेटिंग लिक्विड्स मतलब ये एक लिक्विड्स है जिनका इंसुलेशन रहता है, तो इनको हम लोग इन लिक्विड्स को कहीं पे इंसुलेशन जैसा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ये करंट को फ्लो नहीं करवाने देते, इसलिए लिक्विड्स को हम लोग इंसुलेटिंग लिक्विड्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इंसुलेटिंग लिक्विड्स इसके अलावा और क्या करेंगे। ठीक है, तो ये इंसुलेटिंग लिक्विड्स हमको इंसुलेशन के साथ साथ ट्रांसफार्मर में यूज़ करेंगे, या अगर हम लोग केबल में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या प्रोवाइड करेंगे, कूलिंग भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये इंसुलेशन के साथ साथ ये हमको क्या प्रोवाइड करेंगे, अगर ट्रांसफार्मर में या आप कोई इलेक्ट्रिकल केबल में इसको डाल रहे हो, तो उन ट्रांसफार्मर में जो हीट आता है उसको कूल करने के लिए भी ट्रांसफार्मर ऑयल आपका वहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो और अगर मान लो इसको मैं कोई सर्किट ब्रेकर में यूज़ किया हूँ, ठीक है, आगे जाएंगे तो आपका सर्किट ब्रेकर्स आएंगे, तो अगर मैं इसको सर्किट ब्रेकर्स में यूज़ करूँगा, तो सर्किट ब्रेकर्स में ये इंसुलेटिंग लिक्विड्स क्या काम करेंगे, वहाँ पे ये सर्किट ब्रेकर्स में बहुत बार क्या होता है, वहाँ पे एक आर्क आता है। आर्क मतलब जब दो कॉन्टैक्ट्स को सेपरेट करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आर्क आता है। तो सर्किट ब्रेकर्स में इन आर्क को सप्रेस करने के लिए भी इंसुलेटिंग लिक्विड्स काम करते हैं। तो इसके अलावा और कहाँ काम करते हैं, ठीक है, ये दो, अगर मेरे पास दो पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स वोल्टेज पे लगा हुआ है, तो उन दोनों पार्ट्स के बीच में इंसुलेशन का काम करेंगे। ठीक है, और मान लीजिए कहीं पे कुछ स्पेस बचा है, तो अगर मैं स्पेस को ऐसे ही लेफ्ट करूँगा, तो इस खाली जगह में क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा। ठीक है, तो उस एयर को हम नहीं चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग इन लिक्विड से फिल कर देंगे, तो वो स्पेस लिक्विड से भर जाएगा, तो उसमें एयर नहीं आएगा। ठीक है, तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, या इन इंसुलेटिंग लिक्विड्स को हम लोग इम्प्रिग्नेशन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इम्प्रिग्नेशन मतलब नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में पेपर यूज़ करते हैं इंसुलेटर के जैसा, लेकिन बहुत जगह क्या होता है, ये पेपर सिर्फ पेपर जैसा नहीं यूज़ करते, इस पेपर को एक ऑयल में डुबाते हैं, डुबाने के बाद इसको इंसुलेटर जैसा यूज़ करते हैं। तो वो जो पेपर को ऑयल में डिप करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रिग्नेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंसुलेशन लिक्विड्स कुछ जगह इम्प्रिग्नेशन के लिए भी काम आते हैं। ठीक है, और वाइंडिंग्स में या सर्क्यूट्स में हीट डिसिपेशन के लिए भी काम करते हैं। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देखे, कूलिंग या हीट डिसिपेशन दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो इंसुलेशन लिक्विड्स इंसुलेशन के अलावा और भी काम करेंगे, जैसा कि कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, आग को ख़त्म करेंगे, या पेपर को इम्प्रिग्नेट करने के लिए,
ये सारे कामों के लिए हमारा इंसुलेटिंग लिक्विड्स काम करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको ट्रांसफार्मर ऑयल में जाने से पहले एक और देखेंगे, वो है कोई लिक्विड, मेरे पास कोई लिक्विड है तो इस लिक्विड को मैं अच्छा इंसुलेटिंग लिक्विड है कैसे बोलूँगा, उसका कुछ होना चाहिए। मतलब अब हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, कुछ रिक्वायरमेंट्स देखने वाले हैं। मतलब एक अच्छा इंसुलेटिंग लिक्विड होने के लिए, ठीक है, गुड इंसुलेटिंग लिक्विड, मतलब कोई एक लिक्विड अच्छा इंसुलेटिंग लिक्विड होने के लिए उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, मतलब वो क्या क्या करना चाहिए, उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए ताकि वो अच्छा इंसुलेटिंग लिक्विड कह सके, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि इसका ये ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस होना चाहिए। इसमें ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस मतलब इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। फिर इसमें आप देखे होंगे ऑक्सीडेशन, तो जो भी लिक्विड अगर मैं उसको एक अच्छा इंसुलेटिंग लिक्विड बोलना है तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। अगर वो लिक्विड मॉइस्चर को ऑब्जर्व नहीं करेगा तो उसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस कम नहीं होगा, तो वो एक अच्छा इंसुलेटिंग लिक्विड कहलाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, एक और क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, इसमें इम्प्यूरिटीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक प्योर लिक्विड होना चाहिए, इसमें कोई और इम्प्यूरिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक अच्छा इंसुलेटर गुड इंसुलेटिंग लिक्विड कहलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, ये थर्मली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ये थर्मली स्टेबल होना चाहिए। मतलब मैं जो भी लिक्विड को अच्छा इंसुलेटिंग लिक्विड बोलना है मुझे, तो उस लिक्विड अगर वो लिक्विड थर्मली स्टेबल है तब भी मैं बोल सकता हूँ कि ये लिक्विड एक अच्छा इंसुलेटिंग लिक्विड है, ठीक है। उसके अलावा और क्या होना चाहिए, उसका जो परमिटिविटी होना चाहिए वो बहुत हाई होना चाहिए। मतलब उसका परमिटिविटी हाई परमिटिविटी होना चाहिए उस लिक्विड का, ठीक है, परमिटिविटी हाई होना चाहिए। उसके बाद फ्री फ्रॉम फायर हजार्ड्स, मतलब उस लिक्विड्स में आग नहीं लगना चाहिए, ठीक है, उस लिक्विड में आग नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हीट में यूज़ करेंगे तो आग लगने का चांस होता है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। तो मतलब कोई भी लिक्विड एक अच्छा इंसुलेटिंग लिक्विड कहलाने के लिए उसके पास ये सारे रिक्वायरमेंट्स या इसमें से कुछ रिक्वायरमेंट्स उसके पास होना चाहिए। ऑक्सीडेशन ना होना, या मॉइस्चर उसमें नहीं जाना, या इम्प्यूरिटीज़ नहीं होना चाहिए, या वो थर्मली स्टेबल होना चाहिए, या वो उसका हाई परमिटिविटी होना चाहिए, या वो फायर हज़ार्ड से उसमें आग नहीं लगना चाहिए। तो इनमें से कुछ रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए ताकि वो लिक्विड एक अच्छा इंसुलेटिंग लिक्विड कहला सके, ठीक है। तो इनमें से बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफार्मर ऑयल में है, तो इसलिए ट्रांसफार्मर ऑयल एक अच्छा लिक्विड इंसुलेटर कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग सीधा ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो आपको मैं बताया था ट्रांसफार्मर ऑयल, पहले लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताया हूँ ट्रांसफार्मर ऑयल एक पेट्रोलियम का ही बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर ऑयल हमें क्या करता है, ये हमारा ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। इसको मेनली कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल को ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर में यूज़ करने के वजह से ये क्या क्या करेगा ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वाइंडिंग सेट है, ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग रहेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगा, तो कोर आपका कोर रहेगा ट्रांसफार्मर में, ठीक है। ये आपका अगर ट्रांसफार्मर कोर मानेंगे तो इस ट्रांसफार्मर कोर के ये एक साइड आपका प्राइमरी वाइंडिंग रहेगा, मान लो एग्जांपल बता रहा हूँ, दूसरे साइड आपका सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है, मान लो, ठीक है। कभी कभी एक के ऊपर एक भी रहता है। तो इन दोनों वाइंडिंग्स के बीच में इंसुलेशन जैसा आपका क्या होगा, ट्रांसफार्मर ऑयल काम करेगा, ठीक है। मतलब वाइंडिंग्स के बीच में इंसुलेशन की जैसा क्या करेगा, आपका ट्रांसफार्मर ऑयल वर्क करेगा। और उसके साथ साथ ये एक और काम क्या करेगा कि जब ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड डाला जाता है तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हीट जनरेट होता है, ठीक है। तो वो जो हीट जनरेट होता है ट्रांसफार्मर में, तो उस हीट को डिसिपेट करना चाहिए या उस हीट को कूल करना चाहिए। तो वहाँ पे कूलिंग का काम भी कौन करेगा, आपका ट्रांसफार्मर ऑयल करेगा। ऑयल क्या करेगा, वाइंडिंग के पास रहेगा, तो जब भी वाइंडिंग हीट होता है तो वहाँ पर ऑयल क्या करेगा, वो वाइंडिंग से हीट लेके वो ऑयल ऊपर आएगा और ऊपर से डिसिपेट करेगा, फिर से ठंडा ऑयल नीचे जाएगा। तो ये ऑयल बार बार सर्कुलेट होता रहेगा अंदर,
मतलब मान लो यहाँ पे वाइंडिंग है तो यहाँ पे ऑयल गर्म होगा, जैसे ही ट्रांसफार्मर ऑयल यहाँ पे गर्म हुआ, गर्म वाला ऑयल ऊपर चला जाएगा और ऊपर से ठंडा ऑयल नीचे आएगा, तो ये हीट को ऊपर ले जाकर यहाँ पे हीट को डिसिपेट कर देगा, उसके बाद फिर से ठंडा ऑयल नीचे, गर्म ऑयल ऊपर, ऐसा ऑयल सर्कुलेट होता रहेगा। वैसे ऊपर नहीं जाता, वहाँ पे रेडिएटर्स रहता है, रेडिएटर के पास जाता है, ठीक है। वो आप जब ट्रांसफार्मर्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो वो ऐसा क्या करेगा, कूलिंग करता रहेगा। तो ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाएगा मेनली, वहाँ पे ये दो काम करेगा। पहला काम ये इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में, और दूसरा ये वहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये है, तो हम लोग सी लो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल का, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, तो हम लोग सीधा प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर्टीज़ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल का कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्योंकि ये भाई इंसुलेटिंग मटेरियल है तो इसका अपना कुछ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा, ठीक है। अगर मैं इस कितना होगा 12 किलो वोल्ट पर mm, मतलब अगर मैं 1 mm का ट्रांसफार्मर ऑयल लूँगा और जिसके ऊपर मैं अगर 12 किलो वोल्ट तक वोल्टेज अप्लाई करूँगा तो इस ऑयल में कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या करते हैं, ये 1 मिनट तक लगाते हैं, 1 मिनट तक लगा के देखते हैं कि ब्रेकडाउन हुआ नहीं हुआ। तो अगर मैं 12 किलो वोल्ट 1 मिनट तक लगाया हूँ तो ब्रेकडाउन नहीं हुआ मेरा ऑयल में, मतलब मेरा ट्रांसफार्मर ऑयल 12 किलो वोल्ट तक बिना ब्रेकडाउन आराम से काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो अगर आप ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखेंगे तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है वो 2.2 से लेके 2.3 रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक और देखेंगे डाइलेक्ट्रिक लॉस, तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक लॉस रहता है मतलब टैन डेल्टा, ठीक है। टैन डेल्टा इसका कितना रहेगा, ठीक है। अगर मैं 50 हर्ट्ज पे देखूंगा तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे टैन डेल्टा इसका 10⁻³ रहेगा। अगर मैं 1 किलो हर्ट्ज पे देखूंगा तो 1 किलो हर्ट्ज पे इसका जो डाइलेक्ट्रिक लॉस रहता है वो 5 × 10⁻⁻4 रहता है, ठीक है। तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे दिखाएं क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लॉस फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वेरी हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद एक और प्रॉपर्टी अगर देखेंगे रेसिस्टिविटी, तो अगर हम इसका रेसिस्टिविटी देखेंगे, ट्रांसफार्मर ऑयल का रेसिस्टिविटी देखेंगे तो ट्रांसफार्मर ऑयल का रेसिस्टिविटी कितना रहता है 10⁻10 से लेके 10⁻11 ओम मीटर रहेगा, ठीक है। मतलब आपका ट्रांसफार्मर ऑयल का जो रेसिस्टिविटी रहता है वो आपका 10⁻10 से लेके 10⁻11 ओम मीटर रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद इसका अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे, अगर मैं ट्रांसफार्मर ऑयल का मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए तो ट्रांसफार्मर ऑयल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगा वो कितना रहेगा 0.89 रहेगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.89 रहेगा। और उसके बाद अगर इसका और बाकी चीज़ें आपको ज़्यादा मैं आपको चाहे तो नोट्स में दे दूंगा, इसका पोर पॉइंट 40 डिग्रीज होता है, फ्लैश पॉइंट 160 डिग्रीज होता है, और इसमें कोई एसिड वैल्यू नहीं रहता, स्लज वैल्यू नहीं रहता। तो ये सब इसका बाकी प्रॉपर्टीज है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल का ओरिएंटेड बात करेंगे तो हमको यही प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 12 किलो वोल्ट पर mm होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.2 से 2.3 होगा, टैन डेल्टा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे 10⁻³ 1 किलो हर्ट्ज पे 5 × 10⁻⁻4 रहेगा, रेसिस्टिविटी 10⁻10 से लेकर 10⁻11 ओम मीटर रहेगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.89 रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रॉपर्टीज है। और एप्लीकेशंस आपको पता है, आपका जो ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है वो आपका ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है और कुछ केबल्स में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशंस नाम में ही है, तो अगर आपको एप्लीकेशंस लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का अगर आप एप्लीकेशंस चाहिए तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा, ये आपका ट्रांसफार्मर में यूज़ होगा, ठीक है। और ट्रांसफार्मर के अलावा ये और कहीं कहाँ यूज़ होगा, ये आपका इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ मोटर्स में भी कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुछ केबल्स में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमको लिक्विड इंसुलेशन चाहिए हर जगह हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है ट्रांसफार्मर ऑयल है, ठीक है। तो लिक्विड इंसुलेटर्स में आप ट्रांसफार्मर ऑयल देख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे रबर्स के बारे में, नेचुरल सिंथेटिक रबर्स कुछ रहते हैं।
तो हम लोग रबर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो नेचुरल और सिंथेटिक रबर्स भी आपका एक इंसुलेटिंग मटेरियल्स में आता है। तो आपका पहला हम लोग देखेंगे, हम अब देखने वाले हैं हम लोग नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर्स, ठीक है। तो पहला हम लोग नेचुरल और सिंथेटिक रबर्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि रबर्स भी आपका एक इंसुलेटर में आता है, ठीक है। तो आपको पता है आपका जो रबर रहता है, ठीक है, आपका जो रबर रहता है ये आपका कहाँ से आता है, ये एक ऑर्गेनिक पॉलीमर रहता है, ठीक है। एक पॉलीमर मतलब प्लांट का एक प्रोडक्ट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेक्स बोलते हैं, ठीक है। लैटेक्स या उसको कुछ जगह सैप भी बोलते हैं। तो प्लांट का जो सैप रहता है उस सैप या लैटेक्स से हमारा क्या होता है, हमारा रबर बनता है, ठीक है। तो ये जो रबर आता है इसको किसी और कंपाउंड से मिलाते हैं, हमारा अलग अलग जैसा हमको प्रॉपर्टी चाहिए। मतलब ये जो लैटेक्स होता है, ये लैटेक्स को हमारा प्लांट से निकालने के बाद इसको अलग अलग कंपाउंड्स में मिला के अलग अलग टाइप्स के रबर बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा कैसा प्रॉपर्टीज चाहिए हमको, तो उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करके हम अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे पहला नेचुरल रबर देखेंगे, तो नेचुरल रबर्स अगर आप देखेंगे तो आपका नेचुरल रबर्स में 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला जो रबर रहता है उसको बोलते क्लोरीनेटेड रबर, ठीक है। पहला जो रबर रहता है उस रबर को क्या बोलते, क्लोरीनेटेड रबर बोलते हैं, ठीक है। और इसको कैसे बनाते हैं वो आपको नहीं जानना, लेकिन इसको कहाँ यूज़ करते हैं, तो आपका जो क्लोरीनेटेड रबर होता है ये कई एडहेसिव्स की जैसा, एडहेसिव्स मतलब कहीं पे गम वम चिपकाने के लिए, और इनको किसी के ऊपर अगर हमको कोटिंग करना है, प्रोटेक्टिव कोटिंग करना है, ठीक है, किसी के ऊपर हमको अगर प्रोटेक्टिव कोटिंग करना है तो उन कोटिंग के लिए और गम्स चिपकाने के लिए जो भी होते हैं उन वो सब उनका एडहेसिव्स बोलते हैं। तो एडहेसिव्स और प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कौन सा नेचुरल रबर यूज़ करते हैं, क्लोरीनेटेड रबर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल रबर्स में आपका एक और रबर है, तो उसको क्या बोलते हैं, रबर हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल रबर्स में एक और रबर है, उसको रबर हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं। तो ये जो रबर हाइड्रोक्लोराइड रहता है, ठीक है, ये कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसको इंसुलेटर्स जो रहते हैं, इंसुलेटर्स को नॉर्मल जो इंसुलेटर्स रहते हैं बाकी इंसुलेटर्स, उन इंसुलेटर्स को पैकिंग करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, रबर हाइड्रोक्लोराइड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका नेचुरल रबर्स में एक और रबर है तीसरा। तो आपका जो तीसरा रबर है वो क्या है, साइक्लाइज्ड रबर, ठीक है। तो ये जो साइक्लाइज्ड रबर रहता है ये हमारा क्या होता है, इसको नॉर्मली कहाँ यूज़ करते हैं, जो आपका पेपर रहते हैं, जो मेनली आपका जो इंसुलेटिंग पेपर रहते हैं, जिसको आप इंसुलेशन के लिए कैपेसिटर्स में वहाँ पे इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो वो जो इंसुलेटिंग रबर बनाने के लिए जो रबर यूज़ करते, वो इंसुलेटिंग पेपर्स, जो पेपर्स आप कैपेसिटर में या बाकी जगह जहाँ पे आपको इंसुलेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए जो पेपर बनते हैं, तो वो पेपर आपका क्या होता है, साइक्लाइज्ड रबर से बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, नेचुरल रबर से, ठीक है। तो नेचुरल रबर्स आपका नेचुरली मिलते हैं और इनको कम ही इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। तो ये रबर कहाँ का यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशंस आपको जानना है, प्रॉपर्टीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नेचुरल रबर्स का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंथेटिक रबर्स देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग सिंथेटिक रबर्स देखेंगे, ठीक है, तो सिंथेटिक रबर्स मतलब ये मैन्युफैक्चर किया हुआ रबर है, ठीक है। तो आपका ये क्या होता है, अब ये मैन्युफैक्चर करने की वजह से ये हमारा नेचुरल रबर से भी थोड़ा अच्छे रबर्स होते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक रबर्स का एक अच्छा प्रॉपर्टी क्या है कि ये टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर में भी ये काम करेंगे, ठीक है। और इनमें एजनिंग मतलब जल्दी ख़राब नहीं होंगे, लेकिन बल्कि आपका नेचुरल रबर्स थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाएंगे, और ज़्यादा टेम्परेचर में यूज़ करेंगे तो अब तब भी ये ख़राब हो जाएंगे। लेकिन आपका सिंथेटिक रबर ज़्यादा टेम्परेचर में भी काम करेंगे और जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो आपका सिंथेटिक रबर्स में अलग अलग टाइप्स के रबर है, ठीक है। सिंथेटिक रबर्स में बहुत सारे टाइप्स है। तो अगर आप सिंथेटिक रबर्स में देखेंगे तो सिंथेटिक रबर्स में आपका एक रबर होता है नियोप्रीन, ठीक है। रबर्स का नाम है ये सिंथेटिक रबर्स, मतलब जो ह्यूमन मेड रबर्स है, नेचुरल नहीं है ये, ठीक है। तो सिंथेटिक रबर्स में आपका ये एक रबर होता है नियोप्रीन, दूसरा रबर होता है ब्यूटेल, तीसरा आपका होता है ब्यूटाडाइन, ठीक है। और आपका चौथा रबर जो रहता है वो उसको बोलते हैं हार्ड रबर, ठीक है। ये सब सिंथेटिक रबर का नाम है, ठीक है। उसके बाद आपका
नाइट्राइल, ठीक है। उसके बाद आपका पॉली यूरेथेन, ठीक है। उसके बाद आपका एक और होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन भी एक रबर है, ये बहुत ज़्यादा सुने होंगे आप। उसके बाद आपका होता है हाइपेलॉन। तो ये सब क्या है, आपके सिंथेटिक रबर्स का कुछ नाम है, नियोप्राइन, ब्यूटेल, नाइट्रेट, सिलिकॉन, हाइपेन, ऐसा आपका लगभग 8 अलग अलग रबर है, ठीक है। तो अगर आप नियोप्राइन को देखेंगे तो ये जो पहला वाला नियोप्राइन है, ये क्या है कि ये इसमें एजनिंग इतना जल्दी नहीं होगा, मतलब ये जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है, ज़्यादा दिन चलता है। अगर आप विटामिन को देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये नॉर्मली गैसेस को अपने से फ्लो नहीं होने देता, मतलब गैसेस को सील करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप ब्यूटाडाइन को देखेंगे तो ब्यूटाडाइन आपका क्या होता है, ये वेदर रेसिस्टेंस है, मतलब मुझे कहीं कुछ ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे मुझे कोई डिवाइस है उसको वेदर में यूज़ करना है, लेकिन वेदर मतलब नॉर्मल वेदर में ये ख़राब नहीं हो, तो वैसा डिवाइस के ऊपर हम ब्यूटाडाइन रबर से उसको अगर कवर करेंगे तो वो वेदर से ख़राब नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये नाइट्राइल जो रहता है, ये आपका क्या होता है, ग्रीस इन सब से, जैसा हमारा कोई मैकेनिकल पार्ट है और उसमें बार बार ग्रीस लगता रहता है, तो उस पार्ट को हम लोग नाइट्राइल से कवर करेंगे तो वो पार्ट जितने बार भी ग्रीस से लगे, लेकिन ये नाइट्राइल ग्रीस से ख़राब नहीं होता, ठीक है। उसके बाद पॉलीयूट्रेन जो रहता है, ये क्या होता है कि ये आपका अबासन से रेसिस्टेंस है। सिलिकॉन जो रहता है, सिलिकॉन आपका थर्मली स्टेबल है, मतलब हाई टेम्परेचर में जहाँ पे टेम्परेचर अप एंड डाउन ज़्यादा होता हो तो वहाँ पे आप सिलिकॉन यूज़ कर सकते हैं। सिलिकॉन थर्मली स्टेबल रहता है, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन आपको वाइड प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा 3-4 मटेरियल्स का। तो यहाँ पे मैं आपको एक इमेज ले लेता हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ में आएगा, ठीक है। शायद ये आपको विजिबल होगा, ठीक है। तो थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक सबसे पहला एक नेचुरल रबर लिया हूँ, तो तीनों नेचुरल रबर्स का लगभग सेम ही प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे नेचुरल रबर लिखा हूँ, ठीक है। क्योंकि तीनों नेचुरल रबर्स आपको बताया था, आपका क्लोरीनेटेड रबर, आपका रबर हाइड्रोक्लोराइड या साइक्लाइज रबर, तो तीनों नेचुरल रबर्स का सेम प्रॉपर्टीज होते हैं। तो मैं आपको रबर का भी प्रॉपर्टीज़ बता दे रहा हूँ। उसके बाद हमारा जो बाकी जो सिंथेटिक रबर्स है, उसमें हम 4 रबर्स का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, नियोप्राइन, ब्यूटाइल, ब्यूटाडाइन, सिलिकॉन, इन चारों का, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो नेचुरल रबर का, अगर आप देखेंगे नेचुरल रबर का पावर फैक्टर देखेंगे तो इसका जो पावर फैक्टर रहता है, मतलब टैन डेल्टा जो रहता है, वो 0.002 से लेके 0.05 रहेगा। वही अगर आपका सिंथेटिक रबर में नियोप्राइन का देखेंगे, ये आपका सिंथेटिक रबर से, ठीक है। तो वही आप सिंथेटिक रबर में नियोप्राइन का देखेंगे, इसका 0.01 से लेके 0.06 रहेगा। ब्यूटाडाइल का 0.03 से लेके 0.08 रहेगा। इसका ब्यूटाडाइन का इतना, सिलिकॉन का 0.001 से लेके 0.01 रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो अगर आप नेचुरल रबर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखेंगे, ये कितना रहेगा, 18 से लेके 24 किलो वोल्ट पर mm, मतलब 1 mm का अगर आप नेचुरल रबर लेंगे तो वो क्या करेगा, 18 से 24 किलो वोल्ट तक आराम से सस्टेन कर लेगा। नियोप्राइन का लेकिन थोड़ा कम है, लेकिन ब्यूटल का ज़्यादा है, 16 to 32। ब्यूटाडाइन का भी कम ही है उससे, और सिलिकॉन का भी कम ही, तो ब्यूटाडाइन का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थोड़ा अच्छा है। तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नेचुरल रबर का 2.7 से लेके 5 रहता है, तो नियोप्राइन का 7.5 से लेके 14, ब्यूटाडाइल का 2.2 से 4, इसका 3.9 से 10 और 2.8 से 7, ठीक है। और टेम्परेचर नॉर्मली ये कितने टेम्परेचर पे ऑपरेट कर सकते हैं, तो अगर आप नेचुरल रबर को देखेंगे तो आपका नेचुरल रबर -30 डिग्री से लेके 75 डिग्रीज का टेम्परेचर तक की ये काम कर सकते हैं। 75 के ऊपर आप नेचुरल रबर को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन नियोप्राइन आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक अच्छे से काम करेगा। ब्यूटल आपका 80 से 90 डिग्रीज, ब्यूटाडाइन आपका 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपका सिलिकॉन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अप टू 200 डिग्री
सेंटीग्रेड तक ये काम करेगा आपका। उसके बाद आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे तो नेचुरल रबर का 0.9 से 1.5 रहेगा, नियोप्राइन का 1.1 से 1.4 रहेगा, ब्यूटल का 0.9 से 1.2 रहेगा, ब्यूटाडाइन का 1.1 से 1.6 रहेगा, सिलिकॉन का 1.0 से 1.1 रहेगा, ठीक है। और वाटर अब्जर्प्शन देखेंगे तो नेचुरल रबर थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, ये 1 से 2% ये पानी ऑब्जर्व करता है, तो इसके वजह से इसको ज़्यादा नहीं यूज़ करते इंसुलेटिंग मटेरियल्स में, क्योंकि आपको पता है हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल जो भी रहते हैं वो पानी को नहीं ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर वो पानी को ऑब्जर्व करेंगे तो उनका इंसुलेशन जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल रबर ज़्यादा ऑब्जर्व करता है 1 से 2%। बाकी जो नियोप्राइन आप देखेंगे 0.3 से 1 और ब्यूटल 0.3 से 0.5, तो बाकी कम ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, नेचुरल और सिंथेटिक रबर्स का कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको एक और क्या देखना है, एक और आपको देखना है एबोनाइट, ठीक है। एबोनाइट नाम का एक और मटेरियल है, वो कि आपका थोड़ा बहुत रबर जैसा ही रहता है, ठीक। तो एबोनाइट को भी आपको देखना रहता है, ठीक है। तो एक और हमको कौन सा मटेरियल देखना है, तो वहाँ पे आपका नेचुरल और सिंथेटिक रबर्स खत्म हुआ, तो हमको एक और मटेरियल क्या देखना है, एबोनाइट देखना है, ठीक है। तो एबोनाइट अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो एबोनाइट का आपको प्रॉपर्टीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। एबोनाइट का अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, तो अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे तो एबोनाइट आपका ये जो रहता है ये आपको एक रॉड जैसा भी मिलेगा या आपको ये एक प्लेट की जैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो रॉड के जैसा रहेगा तो इसका प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत चेंज होगा, प्लेट के जैसा रहेगा तो इसमें कुछ चेंज आएगा, ठीक है। तो अगर आप रॉड के जैसा देखेंगे तो रॉड के जैसा अगर इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे 1.16% होगा, ठीक है। और अगर प्लेट के जैसा देखेंगे इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.14% होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप इसका हीटिंग रेजिस्टेंस देखेंगे तो ज़्यादा नहीं है, दोनों हीटिंग रेजिस्टेंस अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद आप इसका पावर फैक्टर देखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक पावर फैक्टर, तो इसका जो रहता है वो 0.07 से लेके 0.09 रहता है और इसका भी सेम रहता है, ठीक है। तो उसके बाद परमिटिविटी देखेंगे तो इसका जो परमिटिविटी रहता है 3 से लेके 3.2 जैसा रहता है और इसका भी 3 से लेके 3.2 रहता है। मतलब रॉड और प्लेट में कुछ ही प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, बाकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज आपका लगभग सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो अगर रॉड के जैसा हम लोग एबोनाइट का यूज़ करेंगे तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहता है वो 27 से लेके 29 kV/mm रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लेट का भी देखेंगे तो लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ प्रॉपर्टीज है एबोनाइट का। अगर आप एप्लीकेशंस देखेंगे एबोनाइट का, ठीक है, अगर आप एबोनाइट का एप्लीकेशंस देखेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रिकल में थोड़े कुछ ही एप्लीकेशंस हैं, जैसा कि एबोनाइट का अगर आपको एप्लीकेशंस देखना है, ठीक है, तो एबोनाइट का अगर आप एप्लीकेशंस देखेंगे तो इसमें पहला एप्लीकेशन देखेंगे तो इसको इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल्स में कुछ जगह इंसुलेशन की जैसा यूज़ करते हैं और इसको सबसे ज़्यादा स्मोकिंग, जैसा कि आपका जो ट्यूब्स रहते हैं, आपका चिमनी हो सकता है इंडस्ट्री में, तो जहाँ से हमारा स्मोक निकलता है तो वो ट्यूब्स में क्या करते हैं, एबोनाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिशिंग गेयर में जो रहता है, फिशिंग गेयर नाम का एक फिशिंग गेयर रहता है, तो फिशिंग गेयर्स में भी क्या करते हैं, एबोनाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है। और फाउंटेन पेन्स जो रहते हैं उनमें भी यूज़ करते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एबोनाइट है, ठीक है। तो इसके बाद हम एक और मटेरियल देखेंगे, उसके बाद हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। तो एक और हमारा मटेरियल हम लोग देखने वाले हैं, वो है हमारा माइका, ठीक है। हम लोग एक और जो मटेरियल देखने वाला है वो है हमारा माइका, और माइका का कुछ प्रोडक्ट्स है, 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स, तो उनको हमको देखना है, ठीक है। तो माइका आप लोग ऑलरेडी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब बताया था तब आप लोग देखे हो, ठीक है। तो मैं माइका को ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो माइका हमारा बहुत सारे जगह मिलेगा, तो माइका हमारा इंडिया में मिलेगा, ब्राज़ील में मिलेगा और यूएसए, 3 जगह मिलता है आपको माइका, ठीक है। तो माइका आपको इंडिया में, ब्राज़ील में और यूएसए में 3 अलग अलग जगह में मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। माइका एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। तो इसका एक अच्छा बात आप देखेंगे तो सबसे अच्छा माइका आपको इंडिया में मिलेगा, ठीक है। तो पूरा दुनिया को जितना माइका चाहिए उसमें 80% माइका कहाँ से सप्लाई होता है, इंडिया से सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये माइका का एक अच्छा है कि माइका एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। और एक ये
एक बहुत अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल है। बहुत सारे जगह माइका को इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं और पूरा वर्ल्ड में 80% माइका कौन सप्लाई करता है? आपका इंडिया सप्लाई करता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर माइका का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है, तो अगर आप माइका का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो एक मिनट, अगर आप माइका का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो सबसे पहला प्रॉपर्टी माइका का क्या है कि आपका जो माइका है वो फ्लेक्सिबल है, स्ट्रॉन्ग है, ये सब आपको पता है, और इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई है। ठीक है, तो इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई है। ठीक है, उसके बाद इसका कलर आपका ये कलरलेस है। ठीक है, तो और इसका अगर आप देखेंगे तो इसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छे हैं, जैसा कि अभी बता रहा हूँ। देखिए इसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखेंगे तो इसका अगर आप देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो माइका का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना रहता है? 2.6 से लेके 3.6 ग्राम पर सीसी रहता है। ठीक है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके साथ साथ इसका अगर आप ऑपरेटिंग टेम्परेचर देखेंगे तो ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक आराम से काम करेगा माइका आपका। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखेंगे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 रहेगा, और इसका जो रेसिस्टिविटी रहता है वो 10⁻15 से लेकर 10⁻18 ओम मीटर रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा रेसिस्टिविटी है। और अगर इसका आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो माइका का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहता है वो 75 से लेके 80 किलो वोल्ट पर mm रहता है, मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है और ये केमिकली रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो माइका कितना अच्छे प्रॉपर्टीज है, रेजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है और इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी 75 से लेके 80 kV पर mm है। तो इसकी वजह से आपका माइका क्या होता है? एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसका एप्लीकेशंस देखेंगे तो माइका को कहाँ यूज़ करते हैं? आपका कैपेसिटर्स में यूज़ करते हैं, पहले भी आपको बता चुका था। उसके बाद आपका डीसी मशीन्स में कॉम्यूटेटर जैसा यूज़ करते हैं माइका को। ठीक है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक आयरन जो आपका प्रेस रहता है उसमें भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हॉट प्लेट्स रहते हैं, जहाँ पे हॉट प्लेट्स रहते हैं, हीटिंग प्लेट्स, उनमें भी माइका का यूज़ करते हैं। और आपका ब्रेड के लिए जो टोस्टर रहता है, तो उस ब्रेड का जो टोस्टर रहता है उसमें भी आपका क्या करते हैं? माइका का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब आपका कैपेसिटर्स में, डीसी मशीन्स में, प्रेस मतलब आयरन में, इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर जो ब्रेड को टोस्ट करने के लिए जो टोस्टर रहता है उसमें हर जगह आपका क्या होता है? माइका को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप माइका का प्रोडक्ट्स देखेंगे तो माइका का हमारा 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं। एक होता है, एक को बोलते हैं ग्लास बॉन्डेड माइका बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है सिंथेटिक माइका। ठीक है, और तीसरा होता है आपका माइका पेपर माइका। ठीक है, और चौथा होता है मैन्युफैक्चर्ड माइका। ठीक है, तो माइका का हमारा 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, इनको माइका प्रोडक्ट्स बोलते हैं। पहला वाला ग्लास बॉन्डेड माइका, दूसरा आपका सिंथेटिक माइका, माइका पेपर और मैन्युफैक्चर्ड माइका। ठीक है, तो पहला वाला देखेंगे, पहला वाला आपका क्या है? ग्लास बॉन्डेड माइका। ठीक है, तो अगर आप पहला वाला देखेंगे ग्लास बॉन्डेड माइका, तो आपका जो ग्लास बॉन्डेड माइका रहेगा, ठीक है, तो ये जो ग्लास बॉन्डेड माइका है ये आपका कैसे बनता है कि इसमें माइका और ग्लास का पाउडर मिलाते हैं। ठीक है, मिला के हमारा क्या होता है? ग्लास बॉन्डेड माइका बनता है। तो इसमें आपका 40:60 रेशियो रहता है, मतलब आपका अगर माइका 40% है तो बाकी 60% आपका क्या होगा? ग्लास का पाउडर होगा। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो अगर आप ग्लास बॉन्डेड माइका का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो ये वाटर रेसिस्टेंस है। ठीक है, और ये इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थोड़ा कम है। ठीक है, सॉरी, डाइलेक्ट्रिक लॉस, इसका जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है वो कम है। ठीक है, और इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत हाई है। ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक लॉस कम है, मतलब इसका पावर फैक्टर जो है वो कम है, तो इसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस कम रहता है, लेकिन इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और आराम से मोल्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब वाटर अब्जॉर्ब नहीं करेगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस कम है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई है और ये मोल्डेबल है। ठीक है, तो अगर आप इसका एप्लीकेशन देखेंगे ग्लास बॉन्डेड माइका का, तो ये आपका कहाँ यूज़ होता है? कैपेसिटर्स में यूज़ होता है। ठीक है, और जहाँ पे हाई टेम्परेचर में हमको कोई इंसुलेशन प्रोवाइड करना है तो वहाँ पर ग्लास बॉन्डेड माइका को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे में जाएंगे, दूसरा हमारा क्या है? सिंथेटिक माइका है। ठीक है, तो अगर आप सिंथेटिक माइका देखेंगे तो सिंथेटिक माइका आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बना था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आपका क्या हुआ था? सिंथेटिक माइका को डेवलप किया गया था। ठीक है, तो इसका कुछ अच्छा प्रॉपर्टीज़ है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है? 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई टेम्परेचर। नॉर्मल माइका से भी सिंथेटिक माइका का ऑपरेटिंग टेम्परेचर ज़्यादा है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 6 to 7 है।
और इसका जो रेसिस्टिविटी है वो आपका 10⁻15 से लेके 10⁻16 वोम मीटर है, ठीक है। उसके बाद लो हाइग्रोस्कोपिसिटी है, मतलब ये पानी को कम ऑब्जर्व करेगा और ये केमिकल रेसिस्टेंस है, ठीक है। और इसको अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में इसको कहाँ यूज़ करते हैं, तो आपको आर्मेचर रहता है, अगर आप मशीन्स पढ़ेंगे तो उसमें आप आर्मेचर देखेंगे, आर्मेचर कॉइल्स और फील्ड कॉइल्स देखेंगे। तो आर्मेचर कॉइल्स और फील्ड कॉइल्स का इंसुलेशन के लिए माइका को यूज़ करते हैं, मेनली क्या है सिंथेटिक माइका को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक और प्रोडक्ट है, उसके बाद आपका एक और प्रोडक्ट क्या है, मैन्युफैक्चर्ड माइका, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड माइका अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका इसको ये आपका क्या होता है, ये इसमें 20% क्या करते हैं, बाइंडिंग मटेरियल ऐड करते हैं, बाकी 80% आपका माइका रहता है। मतलब नॉर्मल माइका में 20% आपका बाइंडिंग मटेरियल ऐड करते हैं, जैसा कि बाइंडिंग मटेरियल मतलब आपका एपॉक्सी या शेलैक या सिलिकॉन रेजिन्स रहते हैं, तो इन रेजिन्स को क्या करते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आप एप्लीकेशंस देखेंगे तो ये आपका डीसी मोटर्स का कम्यूटेटर्स में यूज़ करते हैं, हीटिंग एप्लीकेशंस में, ट्रांसफार्मर्स में, और फिर से आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका क्या है, माइका का कुछ प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो आपका ये कुछ माइका का प्रोडक्ट्स है, ग्लास बॉन्डेड, सिंथेटिक माइका, मैन्युफैक्चर्ड माइका, ठीक है। तो उसके बाद आपका एक मैकेनाइट है और एक और माइका है, वो दोनों आपने ऑलरेडी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में देख चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका माइका और माइका का कुछ प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास और भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स बचे हैं, लेकिन सब एक ही वीडियो में नहीं हो पाएंगे, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो थैंक यू।